अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है एल्डिहाइड्स। कार्बोनिल को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी को अबव और बिलो कैसे मूव करवा सकते हैं। तो नाउ हम वन बाय वन देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एल्डिहाइड ले आओ तो एल्डिहाइड के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पीक्स होती हैं। देखें, पीक्स तो बहुत होती हैं ना हर जगह पे, हर स्पेक्ट्रम के अंदर, लेकिन हम सारी की सारी पीक्स को नहीं लेते। खासतौर पे अगर आप फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर चले जाओ तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम लोगों का मेन फोकस होना चाहिए कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक पीक्स हैं उनकी मोटी मोटी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। फिर हम लोग डिफरेंट पीसेस ऑफ फॉर्मेशन को एक साथ गैदर करके ओवरऑल एक पिक्चर कंप्लीट कर सकते हैं जी। तो एल्डिहाइड के अंदर आपको ये वाला फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा होता है। तो मेन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल विद वन हाइड्रोजन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जो आप लोगों को कार्बोनिल अदरवाइज बहुत ज़्यादा कीटोन की तरह है एल्डिहाइड के अंदर जो होता है, लेकिन ये वाला तो एच सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के अंदर। तो दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक पीक, और जो जो वैल्यूज उसके साथ बिलोंग करी हैं वही आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। तो जो कार्बोनिल की इट्सेल्फ, इस कार्बोनिल की जो पीक आ रही होती है वो हमने देखा था 1725 टू रफली 1740 की रेंज के अंदर होती है अगर तो एलिफेटिक है तो एल्डिहाइड। ऑब्वियसली अगर आप इसके साथ कंजुगेटिंग कोई भी ग्रुप अटैच कर देते हो, चाहे वो अरोमेटिक की फॉर्म में हो या सिंपल sp2 कार्बन हो, तो उसने क्या काम करना है, इसमें प्लस एम का माइनस एम का इफेक्ट लगाना है, और माइनस एम के इफेक्ट से क्या हो जाएगा, कार्बोनिल वीक हो जाएगा। तो वीकनिंग की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, राइट। जितनी ज़्यादा के की वैल्यू कितनी ज़्यादा आती है उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी के की वैल्यू कम होती है स्प्रिंग कांस्टेंट की उतनी ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ये हम लोगों के पास रिड्यूस होके आ जाता है 1700 से लेकर ऑलमोस्ट 1680 तक कार्बोनिल के लिए। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो स्ट्रेंथनिंग उसकी हो जाती है इस वाले इन दोनों के बीच के अंदर जो आ जाता है। तो यहाँ पर तो कार्बन की आपको स्लाइटली हायर नज़र आती है, स्लाइटली 1640 के रफली अबाउट। अदरवाइज अगर बहुत प्योर सिस्टम है तो मतलब सिंपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो 16 के ज़्यादा करीब होता है, 1600 के। अगर तो हम लोग कार्बोनिल के साथ अराइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उसने भी क्या करना है, इसकी वैल्यू को कम ही करना है। वो तकरीबन आपके पास 1650 तक रह जाता है, ठीक है। इस वाले के अंदर ज़्यादा कम होता है, इस वाले के अंदर कंपैरेटिवली कम, लेकिन दोनों केसेस के अंदर कम ही होता है। हर इतनी छोटी छोटी वैल्यूज़ तो कोई भी नहीं याद रख सकता माइंड के अंदर कि जी इसकी 60 में जाएगी और इसकी 80 में जाएगी। ना मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी और ना आप लोगों को मेरा सिखाने का ये पर्पज़ है कि आप लोग ये वैल्यूज़ रटो और मैं एग्ज़ाम्स में ऐसे पूछ लूँगी। तो द थिंग इज़ दैट ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग ओवरऑल लगा के फंक्शनल ग्रुप को अगर हम पता चला लेते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ, ठीक। ओके, अगर हम लोग लॉन्गर कंजुगेशन ले लेते तो उसने भी क्या करने वैल्यूज़ कम देनी है। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले दो तीन डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ कि आप ये बताओ कि इसके अंदर कौन सा कंपाउंड ऊपर लिखे हुए हैं तीन चार नाम और नीचे दो तीन स्पेक्ट्रम उसके गिवन हो, और आपने जस्ट रिलेट करना हो कि कौन सा किसके साथ डील कर रहा है, या इवन वैल्यूज़ गिवन हो और ऊपर कंपाउंड के नाम स्ट्रक्चर्स गिवन हो, तो आपको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसके अलावा ये तो हमारी एक पीक आ गई ना एल्डिहाइड के, जो आपको इस रीजन में नज़र आएगी। ये तो आपका कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो उसकी ऑलमोस्ट वैल्यू यही बन रही होती है, तो इसकी बेस पे जैसे डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। आप लोगों को यहाँ पर एल्डिहाइड वाले केस में दो और पीक्स मिलती हैं, दो और बैंड्स मिलते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक हम लोगों को कहाँ पर मिल रहा होता है, यहाँ और इस रीजन में। तो मतलब 2700 से लेके 2700 से 2850 तक की रेंज में अगर आप लोग देखें और आपको कोई बैंड्स नज़र आ रहे हो, वीक से कंपैरेटिवली बैंड होते हैं लेकिन नज़र आ रहे होते हैं। अब जो ये वाला बैंड होता है ना इसके अंदर 2800 से 2850 तक, तो ये एम्बिगुअस हो जाता है जो हमारे अल्काइल के CH स्ट्रेचिंग हो रही होती है, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट इसी रीजन के अंदर होती है। तो इसके ये वाला मतलब ऑब्सक्योर्ड हो जाता है, इससे आप 100% नहीं बता सकते हो। बट लकीली जो CH के दो बैंड्स अपीयर हो रहे होते हैं, एक जो होता है वो CH स्ट्रेचिंग की वजह से होता है, दूसरा इसकी फर्मली रेजोनेंस हो जाती है, एक और बैंड बन जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक और आपको इस रीजन के अंदर भी अपीयर होकर नज़र आता है। होता ये भी वीक है, लेकिन अदरवाइज 2700 की रीजन में कोई अल्काइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, ये सिंपल CH का एक कैरेक्टरिस्टिक पीक होती है।
तो इसको देख के हम बता सकते हैं अगर ये भी है और फर्दर ये भी प्रेजेंट है तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एल्डिहाइड प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको एक और पीक नज़र आती है जो कि आपको नज़र आएगी तकरीबन 1400 के करीब, 1380 1380 से 1400 की रेंज के अंदर। यहाँ पर आपको एक CH बेंडिंग की वाइब्रेशन नज़र आएगी और ये वाला जो CH बेंडिंग होता है ये सेम वही होता है जो एल्डिहाइड का CH है। ठीक, तो यहाँ से आपको फर्दर इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि हाँ जी आपका सिस्टम ये हो सकता है। बस के स्पेक्ट्रम देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पर आ जाएं। इस स्पेक्ट्रम को देख के हमारी सबसे पहले नज़र कहाँ पर जानी चाहिए? अगेन मैंने हमेशा कहा है 1600 के राउंड अबाउट जो रीजन है, मतलब 1600 प्लस माइनस 100 आप कर लो, तो इस वाले रीजन के अंदर कहीं ना कहीं आपको पीक नज़र आ जाए। ब्रॉड पीक होती है अच्छी बात, शार्प पीक होती है तो अच्छी बात यह है कि आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपको तकरीबन जो हम लोगों ने इसकी रेंज कही थी कि अगर आपके पास सिंपल कोई एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो उसकी रेंज ऑलमोस्ट 1700 की हाई रेंज में होती है। तो ये आपको 1700 राउंड अबाउट 35 तक नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमने करैक्टरिस्टिक पीक किसकी देखनी है? C डबल बॉन्ड अगर है तो हम लोग किस में चले जाएंगे? वो जो हमने सारे फंक्शनल ग्रुप देखे हैं जिनके अंदर कार्बोनिल एग्जिस्ट कर सकता है, हमने उनको 1 बाय 1 चेक करना है। तो उनके लिए देखिए यहाँ पर ही आपको क्या नज़र आ रही है। फर्स्ट ही रीजन में चले जाएं, जो हमने कहा 2700 से 2850 की रीजन में जाते हैं। तो अगर आपको वहाँ पर कोई पीक नज़र आ रही है, नज़र आती हैं ऑब्वियसली, इस वाले रीजन में तो वैसे भी नज़र आती हैं, तो आप कंफर्म कर सकते हो। अब यहाँ पर देखें ये 2700 पर आपको एक मीडियम सी पीक नज़र आ रही है, ठीक है, और साथ में आपको ये वाली पीक्स भी नज़र आ रही हैं। लेकिन क्या ये एल्डिहाइडिक हैं या फिर ये किसी सिंपल जो अल्काइल ग्रुप है उसकी वजह से आ रही हैं? ये कंफर्मेशन मुश्किल हो गई ना। लेकिन ये वाली लकीली आपको बहुत इजीली पता चल रही है, तो उसको कंफर्म हो गया कि वाकई यहाँ पे एल्डिहाइडिक है। और दूसरा देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने कहा था कि 1400 1350 से 1400 की रेंज के अंदर यहाँ पे CH बेंडिंग भी हो रही होती है, तो आपको वो भी फर्दर कंफर्मेशन दे रही है कि जी आपका सिस्टम क्या है, एल्डिहाइडिक है। फिर ये जो कार्बोनिल के डायरेक्टली साथ अगर मिथाइलिन ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसकी वैल्यू 1460 के करीब आती है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और एलिफेटिक ही है ये सिस्टम या नहीं है, तो आपको यहाँ पर जो 600 to 800 की रेंज थी वहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? एक छोटा सा पीक नज़र आ रही है जो आपको बता रही है कि यस इसके अंदर 4 से ज़्यादा चेन एग्जिस्ट कर रही है कार्बन की, सही। और इसके अलावा जो C डबल बॉन्ड O की आपको छोटी सी एक तकरीबन 34 के 36 के करीब यहाँ पर एक ओवरटोन भी नज़र आता है। तो ओवरऑल ये सारी इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर क्रिटिकल पार्ट कौन सा था, कार्बोनिल आइडेंटिफाई करने के बाद एल्डिहाइड है या नहीं, आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है और यहाँ से मिल रही है। ये एट टाइम्स ऑब्सक्योर हो सकता है, अगर आपका स्पेक्ट्रम के अंदर नॉइज़ ज़्यादा आ गई तो ये गायब हो सकता है, बट ये स्टिल आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, ये हमें किस कंपाउंड का स्पेक्ट्रम गिवन है? क्रोटेनल्डिहाइड का। क्रोटेनल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, जो बेसिकली हमारा अल्कीन है इसके अंदर, या आप कार्बोनिल पहले अल्कीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो तो अल्कीन की नेचर क्या होती है इस वाले सिस्टम में? ट्रांस है, ठीक है। ये वाला ग्रुप अबव एंड ये वाला ग्रुप बिलो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, ट्रांस हो गया, ओके। लेकिन हम लोग सिस्ट्रांस ज़ाहिर बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या स्पेक्ट्रम को देख के ये कंपाउंड आइडेंटिफाई किया जा सकता है या नहीं। कि आपको ये वाला कंपाउंड गिवन हो और 2 डिफरेंट स्पेक्ट्रम गिवन हो तो क्या हम लोग इसकी वैल्यूज़ को साथ असाइन कर पाएंगे? तो देखिए यहाँ पर एक आपको मिल रही है C कार्बोनिल की स्ट्रेच, जो कि ऑलमोस्ट हम लोगों को अदरवाइज़ जो थी वो स्लाइटली, अगर आप पहले वाले केस में कंपेयर करो ना तो कहाँ पर आ रही थी, ये तकरीबन 1700 पे एग्जैक्टली आ रही थी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दैट वन। ये वाली बार पे मत जाएगा कि ये यहाँ पर भी वही है, इन लोगों ने जस्ट उसको शो किया हुआ है। ये 1600 के ज़्यादा करीब है और यहाँ पर देखो ये 1600 से काफ़ी दूर आ रही है। तो ये वाला निशान जस्ट ये शो करने के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज ये 1700 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इट्स छोटा सा आपको छोटू नज़र आ रहा है। अच्छा, अब
एक चीज़ आपको ये कंफर्म होगी, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर तो आपको एक और पीक भी नज़र आ रही है जो अदरवाइज़ तो नहीं होती थी। ऊपर वाले स्पेक्ट्रम में तो नीट एंड क्लीन एक ही यहाँ पर पीक थी उस रीजन में। तो ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, हमें पता है कि अगर आपके पास कोई कार्बोनिल सिस्टम हो और वो कंजुगेशन में चला जाए अल्कीन के साथ, तो अल्कीन ने भी तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक शो करनी होती है, अराउंड अबाउट 1600 1640 पे इस तरह से शो करता है, और कार्बोनिल ने भी करनी है। तो ये दो नाइस पीक्स आपको एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब नज़र आती हैं, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि सिस्टम के अंदर कंजुगेशन है। अगर कार्बोनिल की नज़र आ रही है और फर्दर हम लोग किस रीजन के अंदर जाएंगे, उसी रीजन में चले जाएंगे जो 27 से 2800 के बीच में होता है। तो यहाँ पर देखें दोनों पीक्स थी, ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही हैं। रीज़न क्या है कि इस वाले केस के अंदर जो फर्दर अल्काइल लिंक्ड या अल्काइल रिलेटेड जो पीक्स थी वो आपको स्लाइटली 2900 से अबव की रीजन के अंदर नज़र आ रही हैं। तो ये क्लियर अलग से हो गया कि यहाँ पे ये SP2 की है, हमें पता है सबसे हायर रेंज 3000 प्लस में इसकी चली जाती है, और जो SP3CH होती है इसकी 3000 से स्लाइटली बिलो होती है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये दूसरे के साथ ओवरलैप हो सकते हैं, जैसे इस केस के अंदर ये दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए। अच्छा, नाउ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपको कुछ और ही चीज़ नज़र आ रही है जो अदरवाइज़ हम लोगों ने नहीं देखी थी। तो देखें, अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है तो उसका मतलब ये हुआ ना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसकी या तो सिस कन्फिग्रेशन होगी या फिर ट्रांस होगी। तो अगर आप सिस और ट्रांस वाले को रिकॉल करने की कोशिश करें तो मैं आपको वापस लेके चलती हूँ एक पेज पे। ओहो, यहाँ पर अच्छा हो सकता है मुझे ना मिले, पॉसिबल है ना चीज़ें। तो 50 पेज है जी। अब आप लोगों को दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, ठीक हो गया। ये हम लोग यहीं पर आ गए हैं जहाँ पर मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको लाना चाह रही थी। कहाँ पर लाना चाह रही हूँ मैं आपको, ऊपर अल्कीन वाले केस में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा था, आपको ऑलमोस्ट जो 600 से लेके 1000 की रेंज होती है उसमें सिस और ट्रांस की पीक्स अलग से नज़र आती हैं डबल बॉन्ड के क्रॉस, ये हम लोगों ने कहा था, ठीक है। 1650 से ऑलमोस्ट 1000। तो यहाँ पर देखें जब सिस वाला था तो ये आपको नज़र आ रहा था ऑलमोस्ट 700 के करीब, और अगर तो यहाँ ट्रांस देखें, ट्रांस नज़र आता था, मतलब जो ट्रांस की बेंडिंग थी आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग या फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर, तो वो आपको तकरीबन 1000 के नियर बाय नज़र आता था। तो हम कहते थे ये ट्रांस सिस्टम है। इस वाले को देख लें और उस वाले को माइंड में लाए तो दोनों सेम ही है ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिवाय यहाँ उस वाले केस के अंदर यहाँ कार्बन है, दैट डजंट मैटर फॉर दिस पीक, क्योंकि इसने तो अपने ट्रांस होने की वजह से शो होना है, ठीक। तो ये मैं आपको दोबारा से रिमाइंड एक्चुअली करवाना चाह रही थी, जो आपका 2-4 सेकंड्स या माइट भी मिनट्स ज़्यादा लग गए। ओके, ठीक। नेक्स्ट, तो अब आप इस सारे सिनेरियो को ना एक व्यू के अंदर देखिए। कार्बोनिल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH मतलब कि एल्डिहाइड एक स्ट्रेच, यहाँ पर आपको CH बेंडिंग, ये छोटी सी जो नज़र आ रही है वीक, हमने कहा था ये होती है 13 से 1400 के बीच में। फर्दर ट्रांस, जो ट्रांस और सिस का रीजन होता है, अगर आपको ये नज़र आ रहा है फिर आपने इसके अंदर भी जाना है। तो कंपाउंड क्या हो सकता है, एटलीस्ट इतना समझ में आ गया कि कंपाउंड होना चाहिए ऐसा जिसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हों। तो हम लोग अगर डायरेक्टली आइडेंटिफाई ना भी कर पाएँ तो आपने पीक ज़रूर लिखनी है और उससे प्रेडिक्शन दे देनी है। ओके, इस वाले को देखते हैं, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में भी क्या है, एल्डिहाइड एक ग्रुप है, तो एल्डिहाइड होने की वजह से जो पीक्स इसको शो करनी चाहिए वो तो करनी ही चाहिए ना। तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, यहाँ पर देखिए 1700 पे आपको नज़र आ रही है एक बहुत नाइस पीक। कार्बोनिल हो गया कंफर्म, कार्बोनिल किस नेचर का है, 27 to 2800। एल्डिहाइड एक डबलेट, फाइन। देन आप चले जाओ या इस वाले रीजन के अंदर आइडेंटिफाई करने क्या आ रहे थे, अगर ये है तो CH बेंड होना चाहिए जो कि 1350 से 1400 के रीजन में होता है।
लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर जब हम लोग आए तो बहुत सी पीक्स नज़र आने लग गई हैं। ठीक है, ये जब आपको 1400 से 1600 के रीजन में ढेर सारी पीक्स ऐसे नज़र आने लग जाती हैं तो क्लिक होना चाहिए कि एरोमेटिक हो सकता है। अगर तो हो सकता है तो फ़ौरन से आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जानी चाहिए इस वाले रीजन में जो कि 600 से ऑलमोस्ट 900 तक के बीच में होता है। तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, मोनो सब्स्टिट्यूशन आउट ऑफ बेंडिंग। और फर्दर यहाँ पर हम लोग चले जाते थे 1800 से 2100, यहाँ पर आपको छोटे छोटे ओवरटोन्स नज़र आ रहे होते थे। फिर हम लोग फर्दर कंफर्म करते थे यहाँ पर sp2ch है कि नहीं है। तो ये वाली सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या बता रहा है कि बिल्कुल एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो ग्रुप उसके साथ अटैच्ड है वो किस नेचर का है, एरोमेटिक नेचर का है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्या आइडेंटिफाई कर दिया, बेंजल्डिहाइड। एटलीस्ट अगर बेंजल्डिहाइड नहीं आइडेंटिफाई किया तो ये ज़रूर लिख सकते हो कि इसके साथ जो आर ग्रुप है वो एरोमेटिक है। ओके, इसके अंदर जो डिस्कशन लिखी हुई है मैंने कुछ ना कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया, वही सब क्वेश्चन जो हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं जी, कि नॉर्मल एल्डिहाइड वैल्यू तकरीबन 1730 तक की होती है, और अगर कंजुगेशन लगाओगे तो वो डिक्रीज़ होती जाएगी। इसके अलावा 727, 50 एंड 2850 पे आपको एल्डिहाइड कैरेक्टरिस्टिक पीक्स नज़र आएंगी। और CH स्ट्रेचिंग के बारे में लिखा हुआ है जो कि हमें फर्मी रेजोनेंस की वजह से इस रीजन के अंदर नज़र आएंगी। और फर्दर अगर कार्बोनिल के साथ डायरेक्टली CH2 ग्रुप हो तो सिजरिंग बेंडिंग हो रही होती है इस ग्रुप की, और आपको 1460 के अंदर एक और पीक नज़र आएगी। सही। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, एल्डिहाइड हम डिस्कस कर चुके हैं, अब कीटोन्स की है बारी। तो कीटोन्स और एल्डिहाइड के अंदर तो डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो एल्डिहाइड CH की कैरेक्टरिस्टिक पीक्स थी वो यहाँ पर गायब हो जाएंगी। तो देखें इस वाले केस में जो कार्बोनिल अपीयर होता है उसकी वैल्यू होती है 722, 708। ठीक है, ये अगेन ये इसकी बेस पे डिस्टिंग्विश करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ में भी कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क है नहीं है। उसकी वैल्यू आपको 1725 तक मिल रही होती है, और इसकी वैल्यू आपको 1720 से ही स्टार्ट हो गई हैं। तो 20 वाले रीजन जो बेसिक रीजन है इनके बीच में कॉमन वो तो ओवरलैपिंग हो सकता है ना। अगर बहुत डाउन रेंज पे जा रही हैं, 1700 पे जा रही हैं, तो कंफर्म हो सकता है। अगर अपनी हायर रेंज में है तो कीटोन है या एल्डिहाइड, हम कार्बोनिल की पीक को देख के नहीं बता पाएंगे, बल्कि हमें असिस्ट करेगा जो CH का डिसअपीयरेंस होगी बैंड की, जो कि 2700 के राउंड अबाउट मेनली एक जो आ रहा था, और जो दूसरा आपको मिल रहा था 1300 टू 1400 वाली रेंज में, उससे भी ज़्यादा जो 2700 वाला होता है वो हेल्प कर रहा होता है। तो यहाँ पर देखें जी, जो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग है मेनली कीटोन के अंदर वो इस रीजन में है, हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर आप वही ट्रेंड है, जितनी ज़्यादा कंजुगेशन करते जाएंगे उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। और जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है इस वाले केस में इसकी वैल्यू इतनी कम होनी है, और अगर हम लोग अराइल ग्रुप कोई भी लगा देते हैं तो उस वाले केस में इसकी वैल्यू तकरीबन कंपैरेबल ही रहती है। तो ये दोनों हम लोगों ने वैल्यू देखनी होती हैं। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड की अच्छी बात ये होती है कि आपको कार्बोनिल के तकरीबन बहुत करीब ही दूसरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक भी नज़र आएगी इस वाले केस में। और इस वाले केस में देखें, इसकी बेस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एक जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम था कीटोन की फॉर्म में, उसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पीक आ रही थी वो आपके पास मैक्सिमम जा सकती है 1650 से और तकरीबन 1610-15 कर लो। लेकिन इस वाले केस में, रायल वाले केस में, वो कहाँ पर चली जाती हैं, वो 14 से 16 चली जाती हैं। तो ये कहीं पर भी रायल आ रहा हो तो उसकी यही वैल्यू होनी है। ठीक है, तो रायल तो वैसे भी डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, उसका कोई ना कोई पैटर्न आपको बेंडिंग मोड में भी मिल जाता है। अच्छा, अगर दो पीक्स लगा दो, दोनों की दोनों एरोमेटिक, तो सिंपल जो कॉम्प्लेक्स है वो तो होना ही है स्पेक्ट्रम ने, लेकिन आपको जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत नीचे की तरफ 1600 में दोनों की मिल जाएंगी।
दोनों की वजह से। और अगर तुम्हारे पास साइक्लिक कीटोन्स हैं तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये बात डिस्कस की थी कि साइक्लिक फॉर्म के अंदर जितना ज़्यादा आप रिंग छुट्टा करते जाते हो तो अंदर की तरफ पी कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है और बाहर एस कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है। कार्बन के अंदर जो sp2 कार्बन है उसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो तो डिक्रीज़ करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा रिंग है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक पीक कहूँ या से ज़्यादा कंफ्यूजिंग पीक कहूँ जो कि कीटोन्स को और एस्टर्स को डिस्टिंग्विश करने में बहुत ज़्यादा टैक्टफुल होना पड़ता है बंदे को अगर आपने दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। जब हम लोग एस्टर करेंगे तो आई ट्राई कि हम लोग पैरेलल कीटोन्स और एस्टर्स के स्पेक्ट्रम को रखें ताकि आप लोगों को ये चीज़ वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेकिन अभी के लिए बस ये मान लें कि जो कार्बोनिल के लॉन्ग दोनों कार्बन ग्रुप्स होते हैं इनकी हो रही होती है यहाँ पर बेंडिंग, और वो आपको अपीयर होते हैं 11 to 1300 की रेंज में। ठीक, तो कीटोन है या एल्डिहाइड है, अभी आप ये इन दोनों का कंपैरिजन देखो तो एल्डिहाइड वाले केस के अंदर जो करेक्टरिस्टिक पीक्स थी वो गायब हो गई 2700 वाली, और उसकी जगह आपको क्या नज़र आने लग जाएगा, ये वाली एक पीक यहाँ पर नज़र आने लग जाएगी जो ऑलमोस्ट मीडियम इंटेंसिटी की होती है। स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम में किसका गिवन है, मैसिटिल ऑक्साइड का। तो ओके, स्पेक्ट्रम आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ मैसी सा लग रहा है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। तो वन बाय वन देखते हैं अपनी करेक्टरिस्टिक पीक्स। वंस अगेन माय फेवरेट पीक इज़ कार्बोनिल। तो कार्बोनिल आपको नज़र आ रहा है कि हाँ जी बिल्कुल 1700 के लगभग है। और इसके पास एक और पीक भी है जो आपको बता रही है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, और ये दोनों अगर कार्बोनिल है और ये है तो ये दोनों आपस में क्या है, कंजुगेशन के अंदर आ गए हैं जी। कंजुगेशन के अलावा और आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, और जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो तकरीबन 1400 के रीजन में आपको एक यहाँ पर पीक्स नज़र आ रही हैं। इसके अलावा 1200 के रीजन में आपको पीक्स नज़र आ रही हैं जो हम लोग कहते हैं कि जो 11 to 1300 या 1200 का रीजन होता है, यहाँ पर स्ट्रेचिंग और बेंडिंग की वजह से कंबाइंड होकर पीक्स जनरेट हो जाती हैं, कपल्ड पीक्स होती हैं यहाँ पर। तो ये हमने कहा था कि किसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, कार्बन कार्बोनिल कार्बन को, सही है। और इसके अलावा जो आपको ये वाली पीक नज़र आ रही है इसके अंदर इसी वाले रीजन के अंदर इसी रेंज के अंदर जो कार्बोनिल के साथ डायरेक्टली मैथिल ग्रुप अटैच्ड होता है वो भी इसी रीजन के अंदर आ जाता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग 800 के करीब देखें तो आपको एक ब्रॉड मीडियम पीक नज़र आ रही है। ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि जो कार्बोनिल और अल्कीन्स हैं, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है या अल्कीन्स हैं, इनकी नेचर क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। देखें ये ट्रांस नहीं है, ट्रांस वाली बहुत ज़्यादा अच्छी पीक थी, इंटेंस पीक थी, लेकिन ये वाली मीडियम पीक है तो ये आपको ट्राई सब्स्टिट्यूशन का पैटर्न दे देती है। फर्दर अगर हम लोग इस वाले रीजन में चले जाएँ तो ये वाला रीजन आपको ज़्यादातर अल्काइल ग्रुप के बारे में ही बता रहा होता है। तो यहाँ पे हमें एक sp2ch की पीक स्लाइटली अबव देन 3000 और स्लाइटली बिलो देन 3000 हमें मिलती थी sp3ch की, लेकिन ये दोनों मर्ज हो जाना इनकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट बिल्कुल कंपैरेबल फ्रीक्वेंसीज़ पे होती हैं, तो ऐसी जगह पर कपलिंग होना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसके अलावा हमें तकरीबन 35-36 के रीजन में एक कार्बोनिल का ओवरटोन छोटा सा नज़र आ रहा है। तो ये पीक आपको स्पेक्ट्रम किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम लोग ये कंपाउंड ना भी बना पाएँ तो हम एटलीस्ट ये ज़रूर बता सकते हैं कि कार्बोनिल है और कंजुगेशन के अंदर है, प्लस कार्बन कार्बोनिल कार्बन बेंडिंग की वजह से यहाँ पर जो पीक अपीयर हो रही है, एंड यहाँ पर जो पीक इस रीजन के अंदर दो पीक्स आपको नज़र आ रही हैं। तो एक कार्बोनिल मैथिल और दूसरी आपके पास आ रही है कार्बन कार्बोनिल कार्बन की बेंडिंग की वजह से। मैं रीजन तब नहीं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि इन दो की वैल्यू बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है। फर्दर मैथिल ग्रुप है कि नहीं है वो आपको यहाँ से भी पता चल रहा है कि यहाँ पर भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक पीक्स हैं। फर्दर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, सिस ट्रांस वाली फॉर्म नहीं हो सकती इस केस में। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हम ज़रूर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है,
हमें स्पेक्ट्रम गिवन है एसीटोफिनोन का। एसीटोफिनोन को देखें तो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट जो स्पेक्ट्रम होते हैं इंटरप्रेट करना वो एरोमेटिक के होते हैं कि आप इनको एलिफेटिक से बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे ज़्यादा इजी हो गया ना। यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रही है, कार्बोनिल की पीक नज़र आ रही है और 14 से 1600 की रेंज में आपको मल्टीपल पीक्स नज़र आ रही हैं और ये वाला पैटर्न आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि एरोमेटिक है। फाइन, फर्दर एरोमेटिक है तो क्या एक दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्या हो सकता है, तो ये आपको जो 7 से तकरीबन जी ये होती है हमारी 650 टू 700 की रेंज में। अगर दो पीक्स आपको बड़ी नाइस से नज़र आ जाएँ तो कंफर्म हो जाता है मोनो सब्स्टिट्यूएंट्स। फर्दर इस वाले रीजन में ओवरटोन्स और इस वाले रीजन में 3000 से अबव sp2ch की स्ट्रेच। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कंफर्म क्या करी है एरोमेटिक बिल्कुल है। अच्छा, कार्बोनिल है तो एल्डिहाइड तो नहीं है ना। यहाँ पर आपको कोई पीक 2700 पे नाइस सी वैसी नज़र नहीं आ रही जैसे एल्डिहाइड में होती है। ठीक है, एल्डिहाइड नहीं है। तो फिर कीटोन वाले ऑप्शन को सोच लेते हैं। तो कीटोन वाले केस में हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, 1200 के रीजन में 11 टू 1250 इस तरह से आपको नज़र आता है कार्बोनिल कार्बन का बैंड, और ये बहुत अच्छा नाइस शार्प नैरो पीक होती है। तो आपको स्ट्रक्चर क्या प्रपोज करना चाहिए, कार्बोनिल, एरोमेटिक, मोनो सब्स्टिट्यूएंट, और ये आपको मर्ज हो गई हैं मेथिल की भी और मिथाइलिन की भी। तो आपको इससे रेलेवेंट कोई ना कोई स्ट्रक्चर ही प्रपोज करना है, और बेस्ट क्या होता है कि आप एरोमेटिक के अंदर बेंजीन ही को करो। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अजम्पशन। उससे नेक्स्ट क्या है, वाह छोटा सा कंपाउंड गिवन है लेकिन इसका स्पेक्ट्रम उससे भी ज़्यादा मज़े का। आपको साइक्लोपेंटानोन गिवन है। साइक्लोपेंटानोन वाले केस में यहाँ पर देखिए 1800 के करीब चली गई है ये वाली पीक। अदरवाइज जो हम लोग अभी तक देख रहे थे वो 1800 तक नहीं गई थी, वो 1600 के इर्द गिर्द घूम रही थी, क्योंकि हम लोग कोई ना कोई sp2 कार्बन अटैच करे थे, चाहे वो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन की फॉर्म में करे थे या एरोमेटिक की फॉर्म में करे थे। तो हमने ये पढ़ा था कि दोनों का दोनों फंक्शन ये होता है कि ये इस वाले बॉन्ड को वीकन कर देते हैं बाय द रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन अगर हम लोग इस वाले केस में देखें तो हमने कहा था कि अगर आप लोग छोटे साइज़ की रिंग ले रहे होते हो और साइक्लोहेक्सानोन से जितने भी बाकी हैं नीचे उनको हम लोग छोटा ही कंसिडर करते हैं। 2 डिग्री मैटर करती है कि 5 है कि 4, 3, 2 तो होती रही है 3 तक। लेकिन रिंग के अंदर स्ट्रेन है तो स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, कार्बोनिल की जो बॉन्ड स्टिफनेस कह लो या जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। तो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो अपीयर हो जाता है हायर वाली रेंज पे जो कार्बोनिल की है। तो यहाँ पर 1800 में आपको कार्बोनिल स्ट्रेच 1600 के राउंड अबाउट कोई नहीं है, तो उसका मतलब है कि ओके यहाँ कंजुगेशन तो एटलीस्ट नहीं हो रही। फिर फर्दर हम लोग आइडेंटिफाई करने चले जाते हैं जो 11 टू 1200 तक का रीजन था उसके अंदर नाइस पीक। तो कीटोन है, कीटोन किस नेचर का है, यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रेचिंग नज़र आ रही है, sp3ch की स्ट्रेच आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि ये वाली सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों करेंगे ना। क्योंकि जब आपके पास सेंट्रल कोई भी एटम सेम हो और उसके गिर्द दो एक तरह के ग्रुप्स अटैच हो तो वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी करते हैं, सिमेट्रिक भी करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा करीब होती है। तो उसमें आप देख सकते हैं आपको एक स्प्लिटेड फॉर्म के अंदर एक पीक नज़र आ रही है जो मोस्ट प्रॉबेबली आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि यहाँ पे sp3ch हैं और ये हमारे पास 2 हैं और यहाँ पर भी हैं सारे। ठीक है, तो इस वजह से आपको एक पंच सा मिल रहा है स्प्लिटेड फॉर्म के अंदर। कार्बोनिल की है इससे बेहतर क्या होगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर एक ओवरटोन मिल जाती है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है। 1400 से स्लाइटली बिलो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो sp3ch होते हैं इनकी बेंडिंग शो होती है। ये वाली बात हम लोगों ने एल्केन्स और इन सब के अंदर पढ़ा था जब हम लोग हाइड्रोकार्बन के स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर रहे थे। ये क्या चीज़ आ गई, ये बहुत ज़्यादा देखने के अंदर कॉम्प्लेक्स है लेकिन इंटरप्रेट करना उतना ही ज़्यादा इजी है। जब आपके पास कीटोन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और कीटोन हों भी किस वाली पोजीशन पे, 1 और 3 वाली पोजीशन पे, तो यहाँ ये 2 डिफरेंट
फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक इनकी इनोल फॉर्म हो सकती है और एक इनकी कीटो फॉर्म हो सकती है। तो दो के कीटोन्स अगर इस फॉर्म के अंदर हों तो वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं जब वो इनोल फॉर्मेशन कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट्स ही बन जाती है एक तरह से, तो स्टेबल होता है। लेकिन फिर भी ये भी तो एग्जिस्ट कर ही रहा होता है किसी न किसी हद तक। तो इस वाले केस में यहाँ पर अगेन क्या होगा, इनकी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों स्ट्रेचिंग ये शो करते हैं, क्योंकि सेंटर इनका एक है और दो सिमिलर ग्रुप्स इसके साथ अटैच्ड हैं। तो इसकी वजह से जो हम लोगों को कार्बोनिल की पीक मिलती थी वो कीटो वाले फॉर्म में, मतलब 1,3 डाईकीटोन वाली फॉर्म में वो स्प्लिटेड होती है ऐसे छोटी सी। और इसके अलावा जो इनोल की फॉर्म होती है कार्बोनिल, इसके अंदर जब एग्जिस्ट कर रहा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रॉडनिंग इफेक्ट ही लगाता है, तो ये इस वाली पीक को 1600 के राउंड अबाउट ब्रॉड कर देता है। तो अगर आपको इस किस्म का पैटर्न नज़र आ जाए, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है, कीटो इनोल फॉर्म वही को लेना है। और इसके अलावा कोई कैरेक्टरिस्टिक पीक जो आपको इनोल ही है इसकी इन्फॉर्मेशन दे दे, तो वो अगर आप यहाँ पर देखो ना तो तकरीबन आपको 29 या 3000 के लगभग जो रीजन होता है इसके अंदर हमें इस तरह से स्प्लिटेड एक ओएच स्ट्रेच नज़र आ रही होती है जो आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे देती है। ठीक है, तो ये वाला स्पेक्ट्रम आपने देख के डरना नहीं है, बल्कि अभी तक हम लोगों ने कोई भी ऐसा केस नहीं पढ़ा जिसमें कीटो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो यूँ स्प्लिट फॉर्म के अंदर आ जाए, तो ये कीटो ही में होता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ईजी है जब आप इसको और इसको साथ में पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को साथ में लेकर चलो। डिस्कशन सेक्शन के अंदर छोटी छोटी बातें वही लिखी हुई जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल इसकी रेंज लिखी हुई है जो कि 17-15 पर होती है, कंजुगेशन की वजह से डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास साइक्लिक कीटोन्स हैं तो रिंग साइज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, जितना छोटा होता जाएगा रिंग साइज़ उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा आप कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऊपर वाले केस में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जैसे जैसे हम लोग अगर इसको कंजुगेशन के अंदर डालते जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू कम हो रही है, और जब ये अनकंजुगेटेड सिस्टम था तो उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। जब आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली तो ऑब्वियसली फिर भी क्या हो जाती है, वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि इस वाले केस में दो इफेक्ट चलने लग जाते हैं। एक तो इस कार्बोनिल को वीकन कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा जो रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है वो भी साथ में लग रहा है, तो ये दोनों इफेक्ट उसकी वीकनिंग का कॉज बनते हैं। अल्फ़ा डाईकीटोन्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि अगर 1-2 डाईकीटोन्स हैं तो उस वाले केस में आप लोगों को वैल्यू मिलती है 1716 की रेंज में अगर तो एलिफेटिक है, और अगर वो एरोमेटिक होते हैं तो हम लोगों को वो वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। ओके, कोई बात इसके अंदर इम्पोर्टेंट अगर रह गई हो तो, अगर हमारे पास एरोमेटिक होगा तो इस वाले केस में नैरोली स्पेस डबलेट बनते हैं सिंगलेट के बजाय। ठीक है, तो ये बता रहे होते हैं कि यहाँ पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों किस्म की एब्जॉर्प्शन हो रही हैं। अच्छा, तो इस बेस पे फिर इसका मतलब हुआ कि आप एलिफेटिक और एरोमेटिक के अंदर डिस्टिंग्विश कर पाना चाहिए आपको। ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू है इसको और इस वाले केस के अंदर। उप्स, क्या हो गया, हाँ कहाँ पर थे हम, ओके हम यहाँ पर थे। बीटा की टोन्स को अगर हम लोग देखें, मतलब बीटा क्या, बीटा पोजीशन उन दोनों का लिंकेज है 1-3, तो 1-3 वाले केस में हम अभी देख कर आए थे बहुत नाइस दो फॉर्म्स ऑटोमेटिक एग्जिस्ट कर रही होती हैं, कीटो एंड इनोल। इनोल इज़ मोर स्टेबल, तो इक्विलिब्रियम ज़्यादा इस तरफ होगा। अगर कीटो फॉर्म है तो हम लोगों ने अभी देखा था कि आपको एक स्प्लिटेड किस्म का नाइस डबलेट मिल रहा होता है, जिसकी वैल्यूज़ क्या आपने देखनी है, एग्जैक्टली यही देख लें कि वो बस स्प्लिटेड होता है या तो वो डबलेट दे। अगर तो वो डबलेट देता है तो वो बहुत ज़्यादा करीब वैल्यूज़ होती है, और अगर स्प्लिटेड फॉर्म के अंदर तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कीटो ही है। इनोल वाले केस के अंदर कार्बोनिल भी नज़र आएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड, और OH नज़र आएगा जो आपको हायर रेंज पे लेके जा रहा था हाइड्रोजन बॉन्डेड। डिपेंडिंग अपॉन द कंसनट्रेशन या कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उस बेस पे इसकी वैल्यू ये हो सकती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको ये नज़र आ रहा है उसके साथ ये भी नज़र आएगा, ऐसा नहीं होगा कि जस्ट सिस्टम के अंदर ये और ये नहीं है। तो ये दोनों को साथ लेकर चलो तो इतना मुश्किल नहीं लगता है फिर। ओके, नेक्स्ट क्या है, अल्फ़ा हेलोकीटोन्स अगर हों तो क्या होना है, ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से मैं इसकी बहुत डिटेल अब नहीं बता रही हूँ।
तो अल्फ़ा हेलो कीटोन्स वाले केस में हमें पता है अगर अल्फ़ा पोजीशन पे हेलोजन्स हैं तो वो क्या काम करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बोनिल को मज़ीद स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हेलाइट। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी कार्बोनिल की, मतलब फ्लोरीन वाले केस में हायर होने वाली है 1781। और क्या है बेंडिंग मोड्स को अगर हम लोग देखें तो बेंडिंग मोड्स में हम लोगों ने ये देखा था, अभी सब कब देखते ही आ रहे हैं 1100 टू 1220 आपको ये वाली बेंडिंग नज़र आनी है। और इसके अलावा अगर मेथल होगा कार्बोनिल के साथ तो वो 1370 पे अपीयर होता है। और अदरवाइज जो मेथल वैसे भी अपीयर होता है इसी वैल्यू पे स्लाइटली लोअर दैन 1400, लेकिन इस वाले केस में इसकी वैल्यू स्लाइटली ज़्यादा होती है। ठीक है जी, ये हमारे 2 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टडी कर